Irfan Anwar, your chemistry teacher. Dear students, today is the lecture number 7 of MDCAT, in which we study about the UHS topic number 1, which is very important. That is about the periods. So let's move towards the lecture. जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज का जो लेक्चर नंबर 7 है, जो कि यूएचएस टॉपिक नंबर 1 है, विच इज अबाउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पीरियड की बात होगी। इसके हम कोर्स कंटेंट देखते हैं कि इस लेक्चर में आज हमने पढ़ना क्या है। बट डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके सामने स्लाइड है, आप देख सकते हैं सिलेबस हमारा, जिसमें मैंने कोर्स कंटेंट क्लियर किए हैं। हमने सेकंड एंड थर्ड पीरियड पे एम्फसाइज करना है, बट लिसन, वी आर इन फैक्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। क्लियर है? फिर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस आप देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रेशन एनर्जी, और एंड में बाइनरी कंपाउंड्स, जिसमें एम्फसाइज करेंगे हम ऑक्साइड्स पर और हेलाइड्स पर। ये एक समरी है जो आपके सामने है। सो डिस्कस करते हैं, बात शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे, सो फोकस ऑन। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने एक जनरल इंट्रो लिखा है पीरियोडिक टेबल का। व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द पीरियड्स, आई नो दैट यू नो दैट्स वेरी सिंपल कि पीरियड्स क्या होते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर होता है। मूजलेस लॉ, यू नो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स अपॉन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑर्डर, जैसे मूजलेस लॉ कहते हैं। हमारे पास लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जिनको हम अरेबिक न्यूमरल से शो करते हैं, लिसन माय वर्ड्स, ये सारे एमसीक्यूज हैं, अरेबिक न्यूमरल से शो करते हैं, दे आर कॉल्ड पीरियड्स। और टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। हम जानते हैं कि पीरियड्स में शेल सेम रहता है, ग्रुप्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम पीरियोडिक टेबल की बुनियादी बातों को अपने ज़हन में रखते हैं। पीरियड्स और ग्रुप्स का हमें पता लग गया है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स एलाबोरेट किए हैं। ये एमडीकैट की क्लास है, इसमें हमने देखना है कि कोई ऐसी चीज मिस ना हो जाए जिसको हम सिंपल समझ के छोड़ दें, और उसमें से जब ट्रिक आउट करें, स्मार्ट क्वेश्चनिंग करें, तो आपको प्रॉब्लम हो। सो वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। मैंने सबसे पहले आपके सामने पीरियड को डिफाइन किया, जो मैं बोल भी चुका हूं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द पीरियोडिक टेबल, दे आर कॉल्ड एज द of course which are arranged in increasing atomic number model, they are the periods। अब मैं सारे डेटा शेयर करता हूं। पहला पॉइंट देखें, अरेबिक न्यूमरल से शो करते हैं 1 2 3। आप देखते हैं मैं क्यों इस पर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि रोमन लैंग्वेज में तो ग्रुप्स को शो किया जाता है। हमारे आज के टॉपिक में हमने सेकंड और थर्ड पीरियड के ऊपर एम्फसाइज करना है, लेकिन हमें सारी चीजों का पता होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आपको जानते हैं। अब उनका इंट्रो देखें, मैंने लिखा है, किसी वजह से लिखा है, फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। क्लियर है? शॉर्टेस्ट पीरियड। इसमें भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग एमसीक्यू आएगा, पहले मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। सेकंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड, क्योंकि उनमें 8 एलिमेंट होते हैं। अभी मेरी बातें सिंपल सुने, जो आपको पता है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। और लॉन्गेस्ट पीरियड इज द सिक्स्थ पीरियड, दैट कंटेन 32 एलिमेंट्स। और जो 7th पीरियड है, हमारे सिलेबस के मुताबिक, हमारी बुक में जो पीरियोडिक टेबल दिया गया उसके मुताबिक इनकम्प्लीट है। अब ये तो जनरल इंफॉर्मेशन आप जानते हैं, अब मेरे वर्ड्स मजीद सुनिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। ये जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं शॉर्टेस्ट पीरियड में, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में फॉल करता है, 1s2 कंप्लीट हो जाता है। बट यू नो ये कहां पे पड़ा हुआ है? ये ग्रुप 8A में, जिसको हम जीरो ग्रुप, जिसको हम इनर्ट गैसेस, जिनको हम एरोजेंस कहते हैं, उसमें पड़ा हुआ है। क्लियर है? लेकिन है ये एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको प्लेस किया गया अकॉर्डिंग टू द मूवलेस लॉ, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। और जो हमारी नोबल नेचर है हीलियम की, उसकी वजह से इसको हमने, जिस तरह हमने डिस्प्यूट पढ़ा ना, हाइड्रोजन का डिस्प्यूट है ग्रुप 1 में, बिल्कुल इसी तरह हीलियम भी डिस्प्यूटेड है। ऑल दैट इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड इन आवर बुक, बट इट इज। लेकिन ये पॉइंट सुनिएगा, एमसीक्यू आया था, मैं बोल रहा हूं कि which one of the following element has last electron in the s subshell but it is present in the p block elements। तो कौन सा है वो? हीलियम है। अहम एमसीक्यू बता दिया। आगे फिर मैं बात करता हूं, ये जो हमारे पास मैंने कहा ये सेकंड एंड थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं। ये कौन से 8 एलिमेंट्स हैं? चूंकि सेकंड और थर्ड एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, एमडीकैट में हमने इन्हीं 2 के ऊपर फोकस करना है। तो बच्चों ये बात याद रखनी है कि हमारे पास ये जो 8 एलिमेंट है, इनमें 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हर पीरियड में, और बाकी 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर हो गया?
अभी मैंने नीचे भी लिखे हुए, आपको डिस्क्राइब भी कर देता हूं, यू बेटर व्हाट आर एसपी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यू बेटर नो all those elements in which the last electron falls into the s subshell, they are s block elements, group 1a 2a, ठीक है। all those elements in which the last electron falls into the p subshell, pxy pyz, जो भी है जिसमें भी गिरता है p subshell में गिरते हैं, तो they are called as p block elements। उसमें हमारे पास 6 ग्रुप आते हैं, you know, 3a 4a 5a 6a 7 and 8a, got it। And all those elements in which the last electron falls into the d subshell, they are the d block elements। जो आते हैं 3d सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, ये जानना जरूरी है, ये आपके MDCAT के लेक्चर से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, जानना जरूरी है। MCQs आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये सेकंड और थर्ड में तो 8 एलिमेंट आ गए। हमारे पास जो फोर्थ एंड फिफ्थ है, इसमें 10-10 एलिमेंट्स डी फैमिली के भी, डी सबशेल के भी शामिल हो जाते हैं, तो इसमें 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं। यहां पे हमारे पास 32 एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिन्हें हम रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, वो 14 एलिमेंट्स भी ऐड हो जाते हैं। और 7 पीरियड, जिसको मैंने इनकम्प्लीट कहा हमारे सिलेबस के मुताबिक, उसमें इसलिए कहा कि उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ऑनवर्ड आप उसके बाद हमारे पास एफ ब्लॉक की केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, उसमें डी ब्लॉक भी आपके सिलेबस में नहीं है और पी ब्लॉक भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक हो गया। तो लेट्स मूव ऑनवर्ड, हम बाकी बातें करते हैं। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसमें 7 में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं डेफिनेटली, 26 एलिमेंट्स है, अभी इनकम्प्लीट कंसीडर करते हैं, बट दैट इज नॉट माय डिस्कशन राइट नाउ। बट बाकी चीजें आपने याद रखनी है। मैंने वो दोनों पीरियड्स जो कि हमने डिटेल में पढ़ने उनको लिख दिया, आपको याद होने चाहिए। स्टूडेंट्स, पहली लाइन, ये 2 पीरियड्स आपको लाजमी याद होने चाहिए। आपको ट्रेंड्स की समझ आती होगी, लेकिन अगर आपको एलिमेंट्स नहीं पता होंगे तो आप MDCAT के क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकेंगे। लिहाजा वेरी सिंपल, आपको ये 2 पीरियड्स लाजमी याद होने चाहिए। वेरी सिंपल, मैंने आपके सामने लिख दिया है। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास ग्रुप 1A से लिथियम है, देन 2A से बेरिलियम है, 3A से बोरोन है, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, यू नो दैट ऑल द ट्रिक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, यू बेटर नो ऑल दैट। हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन और आर्गन, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया आपको पीरियड्स के बारे में। अच्छा, एक और MCQ आपसे मैं शेयर कर दूं, चूंकि पीरियड्स का नाम आ गया ना, पीरियोडिक टेबल की बात आ गई, तो नोट कर लीजिए। हमारे पास, हम जब हैलोजेंस की बात करते हैं, हम एक 2 बड़ी यूनानिमस इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। आप जानते हैं अर्थ क्रस्ट में, पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट नहीं पाया जाता? टेलोरियम। टेलोरियम अर्थ क्रस्ट में नहीं पाया जाता, एक जनरल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हमारे पास हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है? ऑस्मियम, OS, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी आपने याद कर लेना है। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, या तो वो गैसेज हैं या वो सॉलिड हैं। एक नॉन मेटल, द ओनली नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज लिक्विड, and that is bromine. Bromine is the only non-metal which is in liquid state. ठीक हो गया, ये चीजें। और only metal, the only metal which is in liquid state in the periodic table, that is mercury, Hg। ये related चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब मजीद डिस्कशन की तरफ चलते हैं, हमारे टॉपिक की तरफ नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके सामने मैंने प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज की बात की है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैंने एक डेफिनेशन लिख दी है। प्रॉपर्टीज जो हमारे सिलेबस में, जिनको भी मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रेशन एनर्जी, ऑल दैट थिंग्स, दे आर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। Why they are called as periodic properties? Because they change systematically when we move in the periodic table. As right now my topic emphasizing on the periods, so I will just talk about the left to right movement, और जहां पे टॉप टू बॉटम का पेयर भी आएगा, क्योंकि डेफिनेटली आएगा, इसलिए कि हमारे पास 2 पीरियड्स हैं, इनमें भी एक ग्रुप मूवमेंट तो आएगी। तो अभी मैं जनरल बात कर रहा हूं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो हैं, वो तमाम प्रॉपर्टीज जो लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए या टॉप टू बॉटम मूव करते हुए वेरिएंट करती हैं, चेंज करती हैं। यू हैव टू फोकस ऑन। इसकी डेफिनेशन है सिंपल, ये मैंने हाईलाइट किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे रिलेटेड मैं एक MCQ भी आपसे शेयर करूंगा डियर स्टूडेंट्स। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो सेंस है आपको, डेफिनेटली है। आप जानते हैं स्कूल पब्लिक स्कूल के NS2, NP6 एक्सेट्रा। वैलेंस शेल में हम तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जनरल बात करते हैं ना, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी रूल्स हैं ऑर्बिटल फिलिंग के, उनके मुताबिक जब सामने आती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। के इलेक्ट्रॉन्स किस सबशेल के किस ऑर्बिटल में किस ओरिएंटेशन के साथ किस तरह मौजूद हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताती है, बता सकती है
कि इस एलिमेंट का ग्रुप कौन सा होगा, इस एलिमेंट का पीरियड कौन सा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें हर प्रॉपर्टी के बारे में बताएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर होगी तो क्या होगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी किस लेवल पे जाएगी, इसका ग्रुप कौन सा होगा, ये मेटल होगी कि नॉन मेटल होगी, ये कंडक्टर होगी कि नॉन कंडक्टर होगी, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा कि आयनिक बॉन्ड बनाएगा। यू नो आई एम रिवाइजिंग द होल केमिस्ट्री। क्या चीज एक्सप्लेन करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो जनरल वर्ड्स मैटर नहीं करते, एमडी कैट में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल द थिंग्स। तो बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस के ऊपर आप जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, आपको मैंने अभी बताया कि पीरियड में शेल सेम रहता है, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 इंक्रीज करता रहता है, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। सभी केमिस्ट्री आपको मालूम है। अब जो पहली प्रॉपर्टी आपके एमडीकैट के सिलेबस में है, दैट इज एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? यू नो हम इमेजिन करते हैं, हम अपने सिलेबस में रह के बात करते हैं, हम अपने एमडीकैट की जुरिस्डिक्शन में रहते हैं कि बेटर नो कि हम एटम को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं कंसीडर। तो उसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर उसके वैलेंस शेल तक, लेट्स इमेजिन कि अगर हम उसे स्फेरिकल ना भी कंसीडर करें, उसकी मूवमेंट अगर ज्वाइड हो या एलिप्टिकल हो, तो हम एवरेज डिस्टेंस मेजर करते हैं न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का, और जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। अब मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक रेडियस की, इसका मतलब मैं सिर्फ एलिमेंट को एटॉमिक फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। मैं उसका कोई कंपाउंड डिस्कस नहीं कर रहा, उसका कोई कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस नहीं कर रहा, जस्ट इमेजिनिंग वन एटम, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस को मैंने डिफाइन कर दिया। मैंने एमडीकैट के पर्सपेक्टिव में स्पेसिफिकली फोकस करते हुए ये चीजें आप लोगों के लिए लिखी हैं, जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, फिर बाद में भी आपके सामने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करूंगा। डिपेंड्स अपॉन, एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड द नंबर ऑफ शेल्स, शील्डिंग इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जस्ट इमेजिन स्टूडेंट, मेरे पास पीरियड में लेफ्ट टू राइट शेल सेम है, ओके। लेफ्ट साइड पे जस्ट इमेजिन, मैं लिथियम की बात कर रहा हूं, एक खास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मैं वर्ड्स मैच करूं आपके कॉन्सेप्ट के लिए। लेफ्ट साइड पे एक एलिमेंट मौजूद है, उसके न्यूक्लियस में खास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाहर सराउंडिंग्स में, ओके। मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं, मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आता हूं, मेरा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, मेरे एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर ऐड हुआ, गॉट इट? हाँ, तो क्या हुआ? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है? एक प्रोटॉन ऐड हो गया और बाहर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, गॉट इट। अंदर प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन बढ़ी, साइज डिक्रीज हुआ, effective nuclear charge बढ़ा। You know what is effective nuclear charge? That effective nuclear charge which is being felt by the valence electrons। सुने स्टूडेंट्स, बड़ी अहम बात बताने लगा हूं। न्यूक्लियर चार्ज तो लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो न्यूक्लियर पुल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, वो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है लेकिन टॉप टू बॉटम कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम कम होता है, जबकि खाली न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं ना। बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो साइज को इफेक्ट करेगा। कैसे? हम लेफ्ट टू राइट जैसे मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स में बढ़ता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बाहर बढ़ते हैं, अट्रैक्शन बढ़ती है, साइज छोटा होता जाता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और नंबर ऑफ शेल तो वही रहता है ना, शेल तो सेम रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज एमडीकैट एंड दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑल दीज थिंग्स माय स्टूडेंट्स। हमारे पास पीरियड में शेल सेम रहता है, ठीक है ना, और उस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ती है। दैट्स व्हाई देयर इज अ continuous decrease in the size when we move from left to right in a periodic table। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है शेल के सेम रहने की वजह से। अब साथ ही हम पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ रहे हैं तो हम ग्रुप में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास दो ग्रुप्स की तो बात, दो पीरियड्स की तो बात की गई है ना, तो दोनों के दरमियान भी तो लिंक हो सकता है। मैं आपसे पूछूं भाई, मैग्नीशियम का साइज बढ़ा कि बेरिलियम का? हाउ विल यू आंसर? व्हेन यू विल नो दिस कि सर जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो शेल्स बढ़ते हैं, जब शेल बढ़ता है तो क्या होता है? ऑफ कोर्स शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाती है, क्योंकि एक शील्ड आ जाती है। न्यूक्लियस का जो पुल है वो दरमियान में नए आने वाले शेल की वजह से कम हो जाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और एटॉमिक साइज बढ़ जाता है।
गॉट इट। सो टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कम होने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ शेल्स जितने बढ़ेंगे उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तुम्हारे पास साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस जिन पे डिपेंड करता है वो दोनों फैक्टर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। पीरियोडिक ट्रेंड मैंने बोल दिया है और डेफिनेटली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम और डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको मैं जस्टिफाई कर चुका हूं। और ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं आपको नेक्स्ट जो व्हाइट बोर्ड होगा उसमें ग्राफ भी बताऊंगा, लेकिन उसको मैंने एमसीक्यू की क्लैरिटी के लिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने बता दिया है कि ग्राफ ऑलवेज शो। हम जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना जी, वहां पे एनोमलीज आएंगी, वेरिएशंस आएंगी, जिनको मैं अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअस डिक्रीज इन साइज है, कोई एनोमली, कोई वेरिएशन, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपके सामने कैसा ग्राफ रखा जाएगा जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो मुसलसल डिक्रीज ही हो रहा है, तो दैट डील्स विद द एटॉमिक रेडियस। क्लियर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं साथ में आयोनिक रेडियस की। व्हाट आर आयंस? एनी चार्ज स्पीशीज। एक न्यूट्रल एटम होता है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो केटाइंस बनते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो एनाइंस बनते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने से एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, न्यूक्लियस में तो उतने प्रोटॉन रहते हैं, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, तो जारी बात है जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक बात, एनाइंस में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर देंगे, उतना नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। पॉइंट सुनिए, एक न्यूट्रल एटम का जस्ट इमेजिन एक खास एटॉमिक रेडियस है, अब उससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, जस्ट इमेजिन, वही स्टोरी है, वही डिबेट है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो बेटा क्या होगा, वहां पे न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो तो उतना ही है, उसकी पावर तो उतनी है, बाहर जो टग ऑफ वार है ना, उसमें जो बाहर के पार्टनर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हो गए। अब क्या होगा, वो ग्रिप अप कर लेगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा, साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो केटायंस का साइज हमेशा न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, न्यूक्लियस की पावर कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन विच वांट द फ्रीडम फ्रॉम द न्यूक्लियस ग्रिप वो बाहर को भागेंगे और साइज ऑफ A9 बढ़ जाएगा। सो लिसन, ये मैंने जो कहा कि हमारे पास केटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम एंड एनाइंस आर ऑलवेज लार्जर देन द न्यूट्रल एटम। तो ये ट्रेंड याद रखिएगा, इसकी बेसिस पे डिफरेंट एमसीक्यूज आएंगे, अभी मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाता हूं। अच्छा, इसमें मजीद देखिए, मैंने नीचे बड़ी जबरदस्त एक लाइन लिखी है फॉर योर बेसिक नॉलेज, और इसकी बेसिस पे बहुत एमसीक्यूज हैं, अभी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास मैंने कहा कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस की ग्रिप उतनी ज्यादा है, यस, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब है कि वो गोइंग आउटवर्ड, न्यूक्लियस की पावर कम होगी, वो बाहर ज्यादा जाएंगे। हाँ जी, अगर मैं कहता हूं कि केटायन इज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम एंड A9 इज लार्जर देन द न्यूट्रल एटम, तो इसका मतलब फिर ये भी कह सकता हूं ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना साइज छोटा होगा। वॉच दिस, Tri-positive ion is smaller than the dipositive ion. The dipositive ion is smaller than the unipositive ion, and that is smaller than the neutral atom. बात समझ में आती है? बिल्कुल क्लियर है, वेरी सिंपल। इसी तरह रिवर्स में चलते हैं एनाइंस में, तो मेरे पास देखें यूनिनेगेटिव आयन, एक इलेक्ट्रॉन आया है, वो बाहर तो जाएगा, साइज बड़ा तो होगा, लेकिन इतना नहीं। अगर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो और ज्यादा बाहर चले जाएंगे, न्यूक्लियस की ग्रिप कमजोर होती जा रही है। और ट्राई-नेगेटिव आयन इज ऑलवेज larger than the dinegative and the dinegative is larger than the uninegative, and this is the story जिसकी बेस के ऊपर हम डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। रीजन इसमें भी वही है, न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ शेल्स। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, बड़ा खूबसूरत एमसीक्यू है। लेफ्ट टू राइट आयनिक साइज भी डिक्रीज करता है। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई पहले तीन ग्रुप्स में तो मेटल्स हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। हाँ, तो उनका साइज तो चलो मान लिया कि यूनि से डाई से ट्राई पॉजिटिव एंड स्मॉल हो रहा है। भाई आगे चले, कार्बन के बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं, उसने ऑक्टेट पूरा करना है, वो 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो भाई साइज बढ़ नहीं गया? हाँ बढ़ गया, लेकिन वहां पे गेम A9 की स्टार्ट हो गई है। बात वही है, ट्रेंड सेम रहेगा। मैंने कहा आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप कैटायनिक रेडियस की बात करेंगे तो पहले 3 ग्रुप्स में करेंगे, साइज तो डिक्रीज ही हो रहा है ना। और अगर एनायनिक रेडियस की बात करेंगे तो ट्राई नेगेटिव, देन डाई नेगेटिव, देन द यूनिनेगेटिव, आयनिक साइज A9 का भी डिक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो आयनिक रेडियस डिक्रीज करता है। मैं कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाता हूं, यू कुड सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त व्हाइट बोर्ड पे आप एक एमसीक्यू देख रहे हैं जिसमें मैंने अब तक की जो हमारे जो डिबेट है उसको शामिल किया, इंपॉर्टेंट है।
स्टेटमेंट है मैग्नीशियम इज अ मेटल while chlorine is a non-metal but even then they have both। अच्छा, इसी को मैं मॉडिफाई कर दूं, मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, इन दोनों में क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? आप सोचेंगे भी एक मेटल और नॉन मेटल में क्या कॉमन प्रॉपर्टी हो सकती है? तो जब आपने पीरियड याद किया होगा तो आप कह सकेंगे कि दे बिलोंग टू द सेम पीरियड। एमडीकैट में क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर देख सकते हैं, मैं जस्टिफाई करता हूं, उसने पूछा बिलोंग टू द सेम पीरियड और ये मेरी ऑप्शन है। यू नो बेसिक इंफॉर्मेशन को कैसे मॉडिफाई करता है? फॉर द टाइम बिंग स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, वेरी लिमिटेड टाइम है, यू हैव टू गो फॉर द बेस्ट आंसर। तो आप तमाम चीजों को जहन में रखेंगे। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू अगर आप देखते हैं, एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज अलोंग अ पीरियड एक्सेप्ट, भाई मुझे बताएं। अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। चले अभी सुन ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, टोटली डिफरेंट थिंग्स, टोटली डिफरेंट थिंग्स। मैं डिटेल पढ़ाऊंगा और ये बिल्कुल डिफरेंट होने के बावजूद पीरियोडिक ट्रेंड सेम रखती हैं। ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती हैं, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती हैं। और वहां पे मैंने चूंकि एटॉमिक साइज की बात की थी तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू मैंने आपके सामने प्लेस किया। उसने कहा कि कौन सी प्रॉपर्टीज इन चारों में से ऐसी है जो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करती है, बाकी सारी इंक्रीज करती हैं। वेरी सिंपल आंसर, द बीटा ऑप्शन, एटॉमिक साइज, और उसकी सारी जस्टिफिकेशन मैं आपको दे चुका हूं। नेक्स्ट बात करते हैं जी, एक क्वेश्चन देखते हैं आप अपने सामने, विच वन रिमेन सेम अलोंग अ पीरियड। ओके, प्रॉपर्टीज तो सारी जेन में आ गई, कोई भी चीज जो सेम रहती है, गौर से सुनिए, सवाल आपके सामने है। एटॉमिक रेडियस नहीं जी, ये तो डिक्रीज करता है। बीटा ऑप्शन, मेल्टिंग पॉइंट, पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, डिटेल में आऊंगा। चार्ली, नंबर ऑफ शेल्स ऑफ द ऑर्बिट, और यही मेरा आंसर है, पीरियड में हमारे पास लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स सेम रहता है। ठीक है, तो आपने इस चीज को भी अपने जहन में रखना है। सो दिस इज द काइंड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। वही क्वेश्चन, एक और एमसीक्यू आप स्लाइड देख सकते हैं अपने सामने। एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए कहता है नंबर ऑफ इनर शेल्स ओनली। हाँ, नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर चार्ज ओनली, भाई इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो माय आंसर विल बी चार्ली, जिसके बारे में मैंने सारी डिबेट अभी की थी। सो आपको अंदाजा हो रहा है कि एमडीकैट में क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाएंगे और आपने उनको कैसे आंसर करना है। एक और एमसीक्यू आपके सामने है, इसको देखते हैं, साइज के हवाले से है। कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम्स विच ऑर्डर इज करेक्ट। अब मुझे अगर पीरियड्स सेकंड और थर्ड के एलिमेंट्स याद होंगे तो मैं आंसर कर सकूंगा ना। तो उसको देखते हैं। मैं देखता हूं कि अल्फा ऑप्शन में कहता है कि नाइट्रोजन इज लार्जर देन कार्बन। मैं कहता हूं नहीं भी, नाइट्रोजन तो ग्रुप 5A में है और लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज कर रहा है, ये गलत कह रहा है। नाइट्रोजन का साइज कार्बन से छोटा है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। फिर अगर मैं बीटा ऑप्शन देखता हूं तो मेरे पास आंसर आता है फास्फोरस इज लार्जर देन सिलिकॉन। ऊपर नाइट्रोजन, नीचे फास्फोरस, ऊपर कार्बन, नीचे सिलिकॉन, बिल्कुल कोहेरेंट अल्फा की तरह। ये भी इनकरेक्ट है। मुझे पता होगा कि थर्ड पीरियड में फास्फोरस सिलिकॉन है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद चार्ली ऑप्शन, आर्गॉन इज लार्जर देन क्लोरीन। भाई आर्गॉन जो है वो मेरे पास ग्रुप 8A में है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। आर्गॉन का साइज तो छोटा है क्लोरीन से, ये भी नहीं है। और डेल्टा ऑप्शन, लिथियम इज लार्जर देन बेरिलियम। दिस इज माय ऑप्शन, लिथियम 1A में है, बेरिलियम 2A में है। मुझे याद है, मैंने मेमोराइज किया, दैट्स व्हाई आई विल बी एबल टू आंसर दैट। सिमिलरली यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बातें हैं जो कि आपके सामने कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की गई है। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और वहां पे मैंने कुछ ग्राफ्स आपके लिए रखे हैं जो कि क्लियर करेंगे ट्रेंड को, क्योंकि ये ग्राफ एज इट इज कॉपी किए गए थे एंट्रेंस टेस्ट में। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं, आपके सामने मैंने वाज़ेह कर दी है सारी केमिस्ट्री उसकी, कि ग्राफ ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड ग्राफ ऑफ आयनिक रेडियस। वो जो बात मैंने की थी कि भाई एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ही करेगा पीरियड में, और उसका सिंपल ग्राफ ही होगा। सो ये देखिए, मैंने एटॉमिक रेडियस मेमोराइज किया। ये एलिमेंट्स हैं, ये लेफ्ट टू राइट में पीरियड में मूव कर रहे हैं और ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है, इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज डिक्रीज करता जाता है। वेरी सिंपल। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, ग्राफ ऑफ द आयनिक रेडियस। वॉच दिस, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो मैंने कहा था कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियस भी डिक्रीज करता है। हमारे जहन में जो कंफ्यूजन आई थी कि भाई केटाइन और एनाइन को कैसे आप एक पीरियड में लिंक करेंगे, ऐसे लिंक करेंगे। भाई ये केटाइन है, ये आयन अलहदा है, ये एनाइंस हैं, ये आयन अलहदा है। अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ आ जाए जो कि पेपर में आया हुआ एमसीक्यू में बताएगा, वो मेंशन नहीं करेगा, वो ये चार्जेस तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे ना, वो सिंपल एक लाइन ड्रॉ करके कहेगा कि बताए ये जो ग्राफ है ये किस प्रॉपर्टी को शो करता है,
तो इन अ मिनट, इन फ्यू सेकंड यू विल डेफिनेटली आंसर कि भाई अगर इस तरह की अपीयरेंस आ जाए तो ये आयनिक रेडियई का ग्राफ है जिसमें पहला रीजन में केटाइंस यूनिपॉजिटिव, देन डाई, देन ट्राई पॉजिटिव, और फिर एन ट्राई नेगेटिव, डाई नेगेटिव एंड यूनिनेगेटिव आयन एंड न्यूट्रल एटम को शो कर रहा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके सामने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई। मजीद डियर स्टूडेंट्स मैंने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं। MCQs are very much important. This is MDCAT. I know there's a very simple concept you're getting, but in the questions you could confuse. अब देखें मैंने एक MCQ लिखा है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। The electronic configuration helps to determine. क्या हेल्प करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैंने अब से थोड़ी देर पहले बताया था कि हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है। So watch this. कहते हैं ग्रुप्स, क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप का अंदाजा लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। अगर मेरे सामने NS2 कह दिया जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है NS2, लेट्स सपोज मैं कह देता हूं 3S2 फॉर एग्जांपल, तो मैं S2 को देख के कह दूंगा हाँ S2 ये ग्रुप 2A की बात कर रहा है, इसके वैलेंस शेल में S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं ग्रुप बता दूंगा। और अगर मैंने 3S2 कहा तो मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 देखूंगा, 2 देखूंगा, 4 देखूंगा और उसके बाद मैं अंदाजा करके कह दूंगा कि भाई जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है दैट इज द पीरियड नंबर। क्लियर है? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड में आएगा वो पीरियड होता है, वो उसका थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो पीरियड को भी बता देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोर्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जब मुझे ग्रुप का पता चल जाएगा तो मैं जानता हूं कि जो ग्रुप नंबर होता है ना वो मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उस एलिमेंट की। एक एलिमेंट जिस ग्रुप में पाया जाता है उसका ग्रुप नंबर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। सो कॉन्फ़िगरेशन से अगर मुझे ग्रुप का पता चल जाता है तो आई एम इन अ वेरी गुड पोजीशन टू आंसर ऑल दैट। तो माय आंसर इज ऑल प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और मैंने आपको यहां पे ये भी बताया था मैं इसके अलावा भी आयनाइजेशन एनर्जी बता सकता हूं कितनी ज्यादा है कितनी कम है। गॉट इट? तो ऑल प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट? नेक्स्ट MCQ, the element which is p block but last electron falls in the s subshell। मैंने बोला था ना लेक्चर के स्टार्ट में, हीलियम हम देखते हैं ग्रुप 8A में प्लेस किया गया है। हीलियम अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1s2 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉलिंग इन द s सबशेल। लेकिन वो जो ग्रुप 8A जिसे हम जीरो ग्रुप कहते हैं, जिसे हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं, जिसे हम एरोजेंस कहते हैं, ये चारों नाम आपके लिए बोले हैं बिकॉज दिस इज MDCAT एंड यू स्टेप स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हियर। आप याद रखिएगा। अब काम की बात कि हीलियम है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में देता है, बट इसको p और p ब्लॉक फैमिली में प्लेस किया गया है। तो यही उसने पूछा था तो मैंने आंसर कर दिया, चार्ली ऑप्शन हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट रेडियई? भाई बताएं स्मॉलेस्ट रेडियई किसका होगा? जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मतलब है उससे उतने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, यानी उसके न्यूक्लियस की ग्रिप सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और उसने उसके साइज को डिक्रीज कर दिया है। सो आप देखें किसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। इफ आई कुड सी तो सिलिकॉन +4। मैंने आपके लिए कन्वेंशन शो की है सो दैट यू कैन आंसर। ये सवाल MDCAT में पूछा गया है। अगर मैं रिवर्स करता हूं, लेट्स सपोज, क्योंकि मैंने डिफरेंट एग्जांपल लिखी हैं और मैं आपसे यहां पे पूछूं, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूं कि भाई सबसे बड़ा साइज कौन सा होगा इन चारों ऑप्शंस में, तो आप कहेंगे भाई जिसमें जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ज्यादा बड़ा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग द वेरी बेसिक फिनोमेनन रिगार्डिंग द एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस एंड द फैक्टर्स एंड देयर इंटरकन्वर्टिबिलिटी। और इसके साथ साथ वो जो हमने पीरियड्स दूसरा और तीसरा याद करना है उनकी तरतीब के मुताबिक भी आप आंसर कर सकेंगे। मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड और देखते हैं वहां पे क्या है। Another very important property, melting point and boiling point in the MDCAT syllabus. What is melting point? You better know. The temperature point at which a solid converts into the liquid state, melt हो गया, melting point. Okay. Boiling point जिसमें वो gaseous state में चला जाता है। Basic definitions है temperature point. अब मैं बात करता हूं, हम जानते हैं कि melting point and boiling point are the physical properties. They are the physical properties. एक और बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, मुझे ये बताएं, हम एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं ना, एलिमेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, हम सेकंड और थर्ड पीरियड में एम्फसाइज कर रहे हैं। ओके, हमारा MDCAT का सिलेबस है ये, लेकिन जनरल ट्रेंडिंग को पढ़ना है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अभी मैंने कहा कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो तो मॉलिक्यूल्स के लिए था। एलिमेंट की बात है तो मैं कहता हूं कि इंटर एलिमेंटल, इंटर नेटवर्किंग पर डिपेंड करती है। ठीक हो गया, ये गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, हम जानते हैं
ये मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर करने लगा हूं कि जितनी ज्यादा दो यूनिट्स के दरमियान इंटरेक्शन होगी स्ट्रॉन्ग, उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। बिल्कुल ठीक है भाई। एलिमेंट्स में हम कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे, हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। हम लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन से कार्बन एंड सो ऑन, जो भी हमारा पीरियड है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ओके, हम कॉन्फ़िगरेशन को भी देखते हैं, पहले 1s1 देन 1s2 देन एंड मतलब उसके बाद हमारे पास 2s1 आ गया, 2s2 आ गया एंड सो ऑन, फिर हमारे पास 2p1 आ गया, ns2np1, ns2np2। अब जब लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। पॉसिबिलिटी कि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बढ़ती जाती है। कब तक? कार्बन फैमिली तो आप जानते हैं ना, ग्रुप 4a तक। तो हम कहते हैं कि उनकी जो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेट सपोज मैं कार्बन की बात करूं तो मैं कहता हूं ना 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, 1 1 1, चार ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स? 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स। सो पॉसिबिलिटी ऑफ द मैक्सिमम अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स 4 हो गई। लेफ्ट टू राइट में 1a से 4a की तरफ जब जाता हूं तो मेरे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पॉसिबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स बढ़ती जा रही है अप टू द 4a। ठीक, ओके। और फिर जब मैं आगे मूव करता हूं तो वो जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड होना शुरू हो जाते हैं। यस, मतलब अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स पेयर्ड होना शुरू हो जाते हैं। यस, मतलब अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक। लेफ्ट टू राइट मूव किया, पहले ग्रुप 4a तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स बढ़े और उसके बाद कम होना शुरू हो गए। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट्स में दो एटमों के दरमियान जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं। अच्छा, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड में तो 1a से 4a की तरफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स बढ़ते हैं। जी, इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। यस, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा इंटरेक्शन स्ट्रेंथन होगा। बिल्कुल, इस वजह से उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। एग्जैक्टली, सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। गॉट इट? In a period when we move from left to right in a periodic table, then melting and boiling point increases because binding energy increases because number of unpaired orbitals increases. And then from 4a to onward up to the 8a, हमारे पास binding energy decreases because number of unpaired orbitals decreases. और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। सो बेटा ये ट्रेंड आपने याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव अप करते हैं हमारे पास अप टू द ग्रुप 4a, 1a से 4a की तरफ पहले एलिमेंट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। एक फिनोमिनन एक्सप्लेन किया मैंने और दूसरा फिनोमिनन इन जनरल डिस्कस नहीं किया जाता, बट दिस इज द इंटरेस्ट टेस्ट क्लास। मैं फोकस करके बोलूंगा क्योंकि एक एमसीक्यू आया हुआ है, वो मैंने एग्जाम्पल में भी दिया है, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये हम याद कर लेते हैं। ग्रुप का ट्रेंड भी आप नोटिफाई कर ले। मैंने आप लोगों के लिए चीजें लिखी हैं, ये देखिए मैंने ये तो पहले पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। अब ग्रुप्स में मैं कहता हूं जिस तरह एक पीरियड में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दो तरह की वेरिएशन शो करते हैं, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। पहले 4 ग्रुप्स में 1a, 2a, 3a, 4a में हमारे पास लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, लेकिन टॉप टू बॉटम उन 4 ग्रुप्स में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। फोकस मैंने किया ग्रुप 1 और 2a के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनकी पॉजिटिव नेचर बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इनका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और पॉजिटिव आयन की रिपल्शन बढ़ती है। ये वर्ड्स फोकस कीजिएगा, जिसकी वजह से इंटर यूनिट जो फोर्सेस हैं वो डिक्रीज करती है, मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीज करते हैं। इसी तरह जब ग्रुप 5a से ग्रुप 8a की तरफ बाइंडिंग एनर्जी के कम होने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स उन ग्रुप्स में जैसे मैंने 7a और 8a की बात की, मैंने हैलोजेंस और नोबल गैसेस की बात की, टॉप टू बॉटम साइज के बढ़ने की वजह से और फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के बढ़ने की वजह से, यानी कि पोलराइजेशन के बढ़ने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। सो ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं, आपसे एमडीकैट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जो कार्बन है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है हमारे पास, ठीक है हमने माना कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, लेकिन जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं, ग्राफ आपसे पूछा जाएगा एमडीकैट के क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस भी करता हूं अभी।
तो हमारे पास सिलिकॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है। वैसे कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स, डायमंड बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, और ग्रेफाइट इवन बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। इनको हम कंडक्टिविटी और नॉन कंडक्टिविटी में भी पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंटल एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। बार अभी अपनी बात करता हूं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में सिनेरियो क्या है। हमारे पास जब हम देखते हैं कि जबरदस्त इंक्रीज हो जाता है सिलिकॉन का इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, क्यों? क्योंकि फैक्टर ये इंटर नेटवर्किंग फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, ये बड़ा जबरदस्त फैक्टर है। हाँ हमारे पास ठीक है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा एक सीक्वेंस में, लेकिन एकदम इतनी ज्यादा चेंज क्यों आती है? तब आती है जब एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क आ जाता है, उनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, ठीक है ना। और उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हम नॉर्मली बात करते हैं ऑक्सीजन O2 डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है, गैस है, लेकिन सल्फर बिल्कुल उसके नीचे है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो S8 की फॉर्म में पाया जाता है। 8 एटम्स आपस में कैटिनेटेड होते हैं। कैटिनेशन सिर्फ कार्बन में नहीं होती, फास्फोरस में भी होती है, O3 ओजोन में भी होती है, S8 में भी होती है। यू नो व्हाट इज द कैटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो जहां पे भी सेल्फ लिंकिंग आएगी दैट इज कैटिनेशन, और जहां पे भी कैटिनेशन आएगी ऑफ कोर्स वहां पे कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क एस्टैब्लिश होगा, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को भी देखेंगे, और इसके अलावा हम इस चीज की बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। आपके सामने स्लाइड्स हैं। ये स्टूडेंट्स आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं अपने सामने। क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्केच शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द 8 एलिमेंट्स विद द कंसेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। एक पीरियड की बात कर रहे हैं, ओके। विच एलिमेंट इज सिलिकॉन? अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी, ये MDCAT का क्वेश्चन भी आपके सामने प्लेस कर दिया। 2017 में एक क्वेश्चन किया गया था, ग्राफ आपके सामने है। आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, आपको पता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है देन डिक्रीज करता है, लेकिन एक मेजर इंक्रीमेंट किस में आती है? ग्रुप 4A में सिलिकॉन। चार्ली ऑप्शन है, वो जो ऑप्शन ऑफ कोर्स चार्ली है, आंसर भी चार्ली है, सी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि यहां पे कौन सा फिनोमिनन डोमिनेट कर रहा है। क्या सिर्फ इस एक्सप्लेनेशन को मैं इस पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे एक्सप्लेन कर सकता हूं? नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड बाइंडिंग एनर्जी प्लस इंटर नेटवर्किंग ऑफ द सिलिकॉन एटम। तो ये वो क्वेश्चन था जिसके ऊपर मैंने एम्फसाइज किया, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, आपके सामने प्लेस की गई है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द 2A ग्रुप? द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसको मैंने लिखा भी है। हमने अभी बोला, जब मैंने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड को एक्सप्लेन किया, अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, ये ग्रुप 1A और 2A में मैंने कहा टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। हाँ, अब ग्रुप 2A की बात कर रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ठीक हो गया, हमें याद है, हमने याद किया हुआ है। अब पूरे ग्रुप आपके MDCAT के सिलेबस में तो नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया है? इस क्वेश्चन की वजह से ये क्वेश्चन आया हुआ है। मुझे ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का पता है, मुझे पता है कि टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कितनी खूबसूरत वेरिएशन आती है। माय डियर स्टूडेंट्स, उसने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम कह दिया, तो मेरे ज़हन में नॉर्मल क्वेश्चन आता है ना कि भाई स्ट्रॉन्शियम जो सबसे नीचे पाया जाता है ग्रुप एलिमेंट्स में, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, लेकिन आंसर मैग्नीशियम है। व्हाई मैग्नीशियम? देन अगेन दिस कॉन्सेप्ट, आप देखें अगेन दिस कॉन्सेप्ट इंटरनेटवर्किंग। हमारे पास ग्रुप 2A के तमाम एलिमेंट्स क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में है। क्यूब है, ये हार्ड एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म होती है, इंटैक्टेड यूनिट्स होती है, इनको तोड़ना मुश्किल होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है कि ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। मैग्नीशियम, याद रखिएगा, मैग्नीशियम में हेक्सागोनल पैकिंग होती है। बहुत खूबसूरत MDCAT का क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल केस है MDCAT के क्वेश्चन में मैग्नीशियम का ग्रुप 2A में, तो जो जनरल ट्रेंड से हटके नॉर्मली शो करता है ड्यू टू इट्स पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग कंपैरेटिव टू द क्यूबिकल पैकिंग लूज होती है, इसको तोड़ना आसान होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इस वजह से कम होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 2A के एलिमेंट में मैग्नीशियम का है, हालांकि वो ऊपर है, सिर्फ इस वजह से उसका कम है क्योंकि उसकी पैकिंग लूज है। तो ये भी याद रखना है। सो आपके सामने ही मैंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा कुछ और MCQs की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो एक तो मैंने ये जस्टिफाई कर दिया ना, द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ, तो ये मैंने मैग्नीशियम की जस्टिफिकेशन दे दी जो आपके सामने स्लाइड भी आई थी। नेक्स्ट MCQ है,
विच वन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये भी मैंने रिपीट कर दिया, इससे इसकी इंपॉर्टेंस को एवेल्युएट करने के लिए कि ये दोनों क्वेश्चंस आपके पास एमडीकैट में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से काफी क्लैरिटी होगी। मजीद हम टेस्ट में भी डिस्कशन करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं हमारे लेक्चर का जो नेक्स्ट मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, दैट इज अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिमिटेड टाइम है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, टू दी पॉइंट एमसीक्यूज एमडीकैट के हमारे जेहन में होने चाहिए। उनको सॉल्व करने के लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? इसको हम इंडेक्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर भी बोलते हैं। आप डेफिनेशन देखिए, मैंने लिखा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। मैंने अंडरलाइन किया रिक्वायर्ड को, पता है क्यों? इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखिएगा, एमसीक्यूज हैं। टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, अंडरलाइन किया, द रिजल्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज कैटाइन, ये केटाइंस बनाती है, ठीक है, फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, जिसमें न्यूट्रल एटम में से एक आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है। ओके, अब अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यूनिपॉजिटिव आयन है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हुआ है, उसमें से एनर्जी निकालनी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ यूनिपॉजिटिव आयन, उसको हम बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और इस तरह अगर डाई पॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये स्टूडेंट्स, न्यूट्रल यूनिट में से नेगेटिव को निकालना मुश्किल है कि पॉजिटिव से नेगेटिव को स्नैच करना। ऑफ कोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव को स्नैच करना ज्यादा मुश्किल है। सो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज लार्जर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? अब मुझे बताएं कि हमारे पास जो यूनिपॉजिटिव आयन है उसमें से इलेक्ट्रॉन स्नैच करना आसान है कि न्यूट्रल एटम में से? ऑफ कोर्स यूनिपॉजिटिव एटम में से यूनिपॉजिटिव आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है। सो तो हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। और इस तरह डाई पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी निकालने के लिए। जो ट्रेंड मैंने लिखा है ना, the third ionization energy is always larger than the second and second is larger than the first, ये उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब हमने MDCAT के पैटर्न के मुताबिक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इंडेक्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो भाई जितना ज्यादा न्यूक्लियस की ग्रिप होगी इलेक्ट्रॉन्स पर उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। जी, तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक हो गया? अगर मैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करता हूं, पीरियड सेम रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। क्लियर? मैं टॉप टू बॉटम ग्रुप में आता हूं तो शील्ड्स बढ़ती हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की ग्रिप वीक होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। सो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, और जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी अच्छी मेटल होगी, क्योंकि मेटल तो वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, और जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी उतनी अच्छी मेटल है। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो उतनी अच्छी मेटल है। तो ये बातें इंटर रिलेटेड है। दूसरा फैक्टर मैंने लिखा है शील्डिंग इफेक्ट। इसी फिनोमेनन को एक्सप्लेन किया। क्या वजह है कि जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है? क्योंकि शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। जितनी ज्यादा शील्ड्स आएंगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा और इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होगा। गोया टॉप टू बॉटम शेल्स के बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। एटॉमिक साइज बिल्कुल इसी से रिलेटेड कर लें, में जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतना लार्जर एटॉमिक साइज होगा। न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। और इधर देखें पेनिट्रेशन इफेक्ट, ब्यूटीफुल थिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं एमडीकैट के एमसीक्यू आपसे पूछता हूं, आपके सामने मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। मिसाल के तौर पे जस्ट इमेजिन, मैं कहता हूं NS2 NP3 NS2 NP4 NS2, इनमें से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपको नहीं समझ आ रहा? आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऑर्बिटल स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करना है। उसकी बुनियाद पे फिर मैं सवाल का आंसर करूंगा।
देखिए मैंने आप लोगों के लिए ना ग्राफ बनाया जो आपकी बुक में बना हुआ है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत नॉलेज है। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट, जैसे ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज करती है, जनरल ट्रेंड है। लेकिन ये देखिए यहां पे मैंने दो चीजों को इंसर्कल किया है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 है। इनमें वेरिएशन आती है, एनॉमली है। हमारे पास नॉर्मल ट्रेंड तो ये है ना कि 1A की आयनाइजेशन एनर्जी 2A से कम है, और लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो 2A की आयनाइजेशन एनर्जी 3A से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्यों? मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल इसी तरह 5A की आयनाइजेशन एनर्जी 6A से कम होनी चाहिए, क्यों ज्यादा है? इन दोनों का जवाब एक ही है, द ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? भाई जितना ज्यादा ऑर्बिटल स्टेबल होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना मुश्किल होगा, और जितना ज्यादा उस स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना मुश्किल होगा उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने के लिए। गॉट इट? हमारे पास जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास यहां पे 2A ग्रुप में NS2 कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आ जाता है, और 3A में NS2 NP1 यानी इरेगुलरली या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अब ये देखें, बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है मैंने आप लोगों के लिए। उसके बाद हाफ फिल्ड होते हैं, और फिर जाके इरेगुलरली या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। हमारे पास कौन कौन से ग्रुप कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल शो करते हैं? ये भी MDCAT का क्वेश्चन है। ग्रुप 2A NS2 और ग्रुप 8A NS2 NP6। ठीक हो गया। एक जनरल ट्रेंड तो है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, लेकिन जहां पे ऑर्बिटल स्टेबिलिटी का पैटर्न आएगा वहां पे ये रूटीन से ज्यादा हो जाएगी। मिसाल के तौर पे देखें, ग्रुप 2A में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसमें NS2 कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा है 3A से कि 3A में रेगुलरली फील्ड है और 2A में कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह बाकी ट्रेंड में सही मूव करेंगे। 4A की आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होगी, 5A की आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा होगी, लेकिन 5 से 6A की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि 5A में अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की, याद है ना कितना इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, NS2 NP3, तो जो हमारे NS2 NPX1 NPY1 NPZ1 तीन ऑर्बिटल हाफ फील्ड हैं। गॉट इट? हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी इरेगुलरली फील्ड से ज्यादा होती है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल है। सो आयनाइजेशन एनर्जी 5A की 6A से ज्यादा हो जाती है। मैं डियर स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में सिर्फ 2 पीरियड्स लिखे थे आपके सामने, और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको उनका याद करना जरूरी है। क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको याद होगा कि नाइट्रोजन किस ग्रुप में है, या मेरे पास कार्बन किस ग्रुप में है, या फ्लोरीन किस ग्रुप में है, या बेरिलियम किस ग्रुप में है, तो ही मैं अंदाजा लगा के सही सवाल का जवाब दूंगा ना। अभी मैं आपको बार बार इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, लेकिन आपसे MDCAT में क्वेश्चन करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है कि फास्फोरस की? तो आप कहेंगे भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप में है सर, वो सेकंड पीरियड का, वो थर्ड पीरियड का। हाँ, तो आपने तो सर पीरियोडिक रिलेशन की बात ही नहीं की, हम तो लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम की तो बात ही नहीं की। भाई मैंने यहां पे टॉप टू बॉटम की बात की है ना, कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। नाइट्रोजन ऊपर है, फास्फोरस नीचे है, फास्फोरस का साइज बड़ा है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मुझे पता होगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्लेस क्या है तो मैं आंसर करूंगा। मुझे इस कॉन्सेप्ट का पता होगा तो मैं इसको अप्लाई करूंगा। बिल्कुल इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मिसालें देता हूं। दिस इज द स्मार्ट वर्किंग, दिस इज MDCAT एंड यू आर सिटिंग इन द स्टेपलर। ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन दिस, दिस ऑल वर्क इज फॉर यू पीपल। अब देखें, मैं मिसाल देता हूं आपके सामने कि मुझे बताएं बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। चलो मैं सवाल दूंगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? ऑप्शन ए BE बेरिलियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी नियॉन। व्हाट विल बी योर आंसर? आपको पता होगा कि नियॉन नोबल गैस में है, आपको पता होगा कि नियॉन एक्सट्रीम राइट पे है। हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और हमें पता होगा कि जीरो ग्रुप में ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी नियॉन की होगी। मैं तभी आंसर करूंगा ना। आपको समझाने के लिए
जेन्युइन टेक्निकल एमडीकैट का एक और क्वेश्चन जो मैंने एमसीक्यू आपके सामने प्लेस किया है, ये ऑर्बिटल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। दिस इज एमडीकैट, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी पैटर्न। क्वेश्चन पढ़े, Which one of the following has the high ionization energy? अब मैंने प्रोडक्ट टेबल को रट्टा लगा लिया, मैंने 2 पीरियड्स को याद कर लिया, मैं बड़ी बेटर पोजीशन में हूं कि मैं आंसर कर लूंगा, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट यहां पे आएगा। तो जो फरमाए, मैंने ऑप्शन दी ऑक्सीजन, मैंने कहा ओके यार ये तो 6 ग्रुप का एलिमेंट है, टॉप एलिमेंट है, ओके मुझे पता लग गया। फिर मैंने कार्बन -1 कहा, मैंने खाली कार्बन नहीं कहा, कार्बन -1 कहा। मुझे पता है कार्बन 4a में है, 4a की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 ओके। अब मुझे यह भी पता है कि 5a की आयनाइजेशन एनर्जी 6a से ज्यादा होती है। भाई पता है क्यों? क्योंकि उसमें np3 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। कार्बन की खाली की np2 थी, लेकिन जब मैंने np-1 कार्बन -1 किया तो इसका मतलब है मैंने कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। मैंने जो इसके पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गया। ओके, ये इरेगुलरली फिल्ड आ गया। ओके, ये ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। और -1 भाई ऑक्सीजन में वैसे ही पार्शली इरेगुलरली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन थी, np2 npx2 npy1 npz1 था, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, -1 तो ये आ गया। और खाली कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब मैंने ऑर्बिटल्स को ड्रॉ किया, मैंने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिट इन किया, मुझे उनके एटॉमिक नंबर पता थे, मुझे पीरियोडिक ट्रेंड पता थे, मुझे उनकी पीरियोडिक टेबल में प्लेसमेंट पता थी, और ये सारा कॉन्सेप्ट पता था। तो मैंने अप्लाई किया और मैंने कहा भाई इसकी एनर्जी आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इस सूरत में मेरे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गए हैं जो कि किसी भी रेगुलरली फील्ड से ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की मजीद प्रैक्टिस करते हैं, आप स्लाइड पे देखेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं फॉर योर प्रिपरेशन, वॉच दिस। जी तो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके सामने, आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, बी मैग्नीशियम, चार्ली सल्फर है, एंड डेल्टा ऑप्शन इज क्लोरीन। सो ये तो सिंपल सी स्टेटमेंट है। लेफ्ट टू राइट में ग्रुप्स में मूव करता हूं तो क्या ख्याल है, मेरे पास लोएस्ट द स्मॉलेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होगा, तो इनमें से मेरे पास जो ऑप्शन आती है दैट इज द ऑप्शन ए, स्मॉलेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम। ऐसा क्यों बोला आपने? उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि मेरे पास ग्रुप 3a में एल्यूमिनियम है, ग्रुप 2a में मैग्नीशियम है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, लेकिन अभी यही तो डिस्कस किया कि नॉर्मली ये 2a की आयनाइजेशन एनर्जी 3a से ज्यादा होती है। उसने लोएस्ट पूछा तो मैंने 3a के मेंबर को सिलेक्ट किया। पहले तो मैं लेफ्ट साइड से राइट पे आया, मेरे पास 2 और 3a का कंपटीशन आया, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का आया, सो दैट्स व्हाई मेरे पास आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। Beautiful question. A sudden difference between the values of the second and the third ionization energy of the element would be associated with which of the following electronic configuration? It's a beautiful question, और मैं इसकी explanation के लिए आपके पास जब आना चाहूंगा तो मैं एक कॉन्सेप्ट रिलेट करूंगा। आप देखें व्हाइट बोर्ड पे भी मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि मेरे पास ये लार्ज गैप्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी शो शेल शिफ्टिंग। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से कम होती है, बिल्कुल ठीक है, सेकंड थर्ड से कम होती है। अगर तो फ्यू हंड्रेड्स का गैप आता है, मिसाल के तौर पर फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं कहता हूं मेरे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 777 किलो जूल्स पर मोल है, ओके। फिर मैं कहता हूं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 1481 किलो जूल पर मोल, 1481 किलो जूल्स पर मोल है। दो आयनाइजेशन एनर्जी में जस्ट 700 to 600 का गैप है। और मैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं, कहता हूं दैट इज 7777 किलो जूल्स पर मोल फॉर एग्जांपल। तो अब आपको क्या अंदाजा हुआ कि ना सिर्फ एक ऑर्बिटल से एक ऑर्बिटल के अंदर ही एक इलेक्ट्रॉन का गैप आया, बल्कि अब शेल ही खत्म हो गया है। फ्रॉम द आयनाइजेशन एनर्जी मैं बता सकता हूं, मुझसे एमडीकैट में पूछा जाएगा कि इस एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ये एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की है और मैंने आपसे पूछा मुझे बताएं कि इस सडन गैप के नतीजे में जब मेरे पास थाउजेंड्स में आयनाइजेशन एनर्जी का गैप आया, पहली दो आयनाइजेशन एनर्जी में गैप कम था, इसका मतलब है वो जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही शेल में थे। लेकिन जब मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो कहीं नीचे से निकाला, शेल नीचे चला गया, जहां पे न्यूक्लियस की ग्रिप बहुत ज्यादा थी, वहां पे ज्यादा एनर्जी लगी। सो मैं
ऑर्बिटल केमिस्ट्री भी एक्सप्लेन कर सकता हूं आयनाइजेशन एनर्जी की बेस के ऊपर। मैं बता सकता हूं कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे। अगर मैं आपको एक मिसाल के तौर पे एक और मिसाल दूं और मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे पास फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू आती है, द फोर्थ आयनाइजेशन, वो थर्ड से बहुत ज्यादा गैप पे है, सडन गैप है, ह्यूज गैप, तो मुझे बताएं वैलेंस शेल में एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन है। मैं कहूंगा आपका ह्यूज गैप, सडन गैप एक टेबल में 3 और 4th आयनाइजेशन एनर्जी में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो शेल शिफ्टिंग हुई है वो तीसरे इलेक्ट्रॉन के बाद चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालते वक्त हुई है। इसका मतलब है कि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये क्वेश्चन उसके ऊपर बेस करता है, आप यू कैन आंसर इजीली। और इसमें से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास उसने जो क्वेश्चन किया था सडन शिफ्ट आया है किसमें, द सेकेंड एंड द थर्ड में। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो मेरे पास चार्ली ऑप्शन का आंसर आएगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, मेरे पास थर्ड पीरियड वैलेंस शेल 3, उसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, वो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकले आपस में तो इतना गैप नहीं था, लेकिन जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो अब थर्ड की बजाय सेकंड ऑर्बिट में से निकला है, ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी गैप आएगा। इसका मतलब है शेल शिफ्टिंग हुई है। मैंने 2 आयनाइजेशन एनर्जी में माइनर गैप देखा, दूसरे तीसरे में मैक्सिमम गैप देखा। क्वेश्चन आपके सामने है, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये जो एलिमेंट जिसकी ये बात कर रहा है उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ रीडिंग टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी, वो आपके सामने एक्सप्लेन किया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, एंड दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो सी ऑन द बोर्ड। मैं डियर स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ा। आयनाइजेशन एनर्जी एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है। आयनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स होते हैं किलोजूल्स पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ठीक है, मानते हैं। ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डेफिनेशन देख सकते हैं आपके सामने। ये जो डेफिनेशन लिखी है इसमें लिखा हुआ है टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ molecular property. This is MDCAT. Be very vigilant about everything. ठीक है, इट्स अ molecular property. क्या है कि जब 2 एटम्स आपस में मिलते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग हुई है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को कितनी पावर से कौन सा एटम अपनी तरफ खींचता है, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है, मोलेकुलर प्रॉपर्टी है, और इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं एलैबोरेट करने के लिए। मोलेकुलर प्रॉपर्टी है, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल अलहदा चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल अलहदा चीज है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टोटली डिफरेंट है। लेकिन इन तीनों का ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट सेम है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करते हैं एनोमलीज को निकाल के। तो अभी हम जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, इसकी यूनिट करनी होते। ये बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके लिए लिखी है, जिसकी बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेसिस के ऊपर ना सिर्फ बॉन्ड की नेचर पता चल जाएगी, बल्कि उसके अंदर अगर कोवेलेंट बॉन्ड भी है तो उसकी पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी का भी पता चल जाएगा। एमसीक्यूज आपको दे देगा कि आपके पास ए और बी 2 यूनिट्स हैं, कोई भी, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताएगा और पूछेगा भाई बताए क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। वेरी सिंपली यू विल आंसर दैट, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है। आप कहेंगे कि भाई अगर 2 कंबाइनिंग एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.0 से 0.5 के दरमियान में है तो दैट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर है। और अगर 0.5 और 1.6 के दरमियान में है तो दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 है तो बॉन्ड इज 50% कोवेलेंट, 50% आयोनिक। दीज आर द एग्जैक्ट वर्डिक्ट्स व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन द एमडीकैट। अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखें तो ये आपके 4 एमसीक्यूज हैं। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 1.8 या उससे ज्यादा होगा तो द बॉन्ड इज आयोनिक इन नेचर। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ एमडीकैट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। एचएफ की बात करते हैं। एचएफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। लेट्स सपोज अगर मैं यहां पे आप लोगों के लिए ड्रॉ करने की कोशिश करूं, एक्सेप्शनल केस है 4.0 2.1, डिफरेंस कितना आता है 1.9। ओके, 1.9 डिफरेंस आता है। मैं पूछता हूं, एमडीकैट में क्वेश्चन पूछा गया है कि द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोराइड इज ऑप्शन ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी
हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी आयोनिक बॉन्ड। तो ये जो जनरल डाटा उसके मुताबिक आप डेफिनेटली आंसर करते आयोनिक बॉन्ड और आपका जवाब गलत हो जाता। सुने, दिस इज एक्सेप्शनल केस। एच एफ में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 है और इसका बॉन्ड हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों ऐसा है? वाई? बिकॉज H positive ion means it's a proton and proton do not exist independently। सादा लफ्जों में H positive ion exist नहीं करता, इस वजह से H और F का जो बॉन्ड है वो हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, H पॉजिटिव आयन नहीं बनता इस वजह से। सो ये भी एक रिलेटेड डाटा मैंने आपसे शेयर किया। फिर हमारे सामने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से मैं कुछ डाटा आप लोगों से मजीद शेयर करता हूं फॉर योर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। मेरी बातों को भी सुने और इसको भी देखें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, वक्त आप एक स्लाइड देख रहे हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स स्लाइड आपको नजर आएगी जिसमें एक टेबल बना हुआ है। ये वो स्लाइड है जो मैंने आपके सामने आप लोगों के लिए शेयर की है, ये आपके सामने है, आप ये लिटरेचर नोट डाउन कर सकते हैं। ये वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको कही हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक में। ये तमाम डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पढ़ के बताऊं आपको तो आपके सामने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी गई है, एग्जांपल्स दी गई हैं, फिर मैक्सिमम एंड द मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की गई है। भाई हम जानते हैं, दीज आर एमसीक्यूज। ये टेबल में सेकंड बार में आप देखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है? 4.0। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? सीजियम की, और वो कितनी होती है? 0.7। और ये आपके सामने इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर को एक्सप्लेन किया गया। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर होगी, उतनी ज्यादा शिद्दत से न्यूक्लियस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। सो ये तमाम चीजें आपके सामने एक्सप्लेन की गई। ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, जिसे मैंने अभी बोला। एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेल ये मैंने आपके सामने पॉइंट्स लिख दिए। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, एक रेलेवेंट क्वेश्चन प्रीवियस पास्ट पेपर्स में आ गया है। इन माय लेक्चर आई ट्राइड कि मैं मैक्सिमम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके सामने रखूं ताकि आप सुने, नोट करें और तैयारी करें। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होगी? फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, या नोबल गैसेस की? तो भाई नोबल गैसेस, दे हैव जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाई? एक्सट्रीम राइट में है, बिकॉज दे आर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाते, उनके तो ऑक्टेट पूरे हैं। जब वो किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाते तो उनमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है ना। लिहाजा यूं भी ट्रिक आउट किया गया था, एक दफा ऑप्शंस दे दी गई थी और उसमें नियॉन, आर्गॉन या कोई भी नोबल गैस प्लेस कर दी जाए तो आपने कहना इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती नहीं है। ठीक है, जीरो है। तो ये टेबल आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंस्ट्रक्टिव। और नीचे ये जो मैंने ट्रेंड शो किया है दूसरे टेबल में आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट टू राइट में ग्रुप 1 से 2 3 4 5 अप टू 8 जा रहा हूं, और उसकी जो डिफरेंट वैल्यूज याद करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपने एक चीज याद रखनी है जो चंद बातें में। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, सबसे कम सीजियम की। फ्लोरीन के बाद किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? ऑक्सीजन की। तो उससे कम किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? नाइट्रोजन की। और चौथे नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की। गॉट इट? सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की। अगर आपसे कोई 4 ऑप्शन का ट्रेंड पूछ ले तो आप इस टेबल की वैल्यू के ऊपर आंसर कर सकते हैं। वैसे आपको ये सारा टेबल इतना याद करने की जरूरत नहीं है। एक और एमसीक्यू आपके सामने मैं प्लेस करता हूं, Which one of the following element has greater electronegativity? वही क्वेश्चन आ गया। So now how will you answer that? मैंने अभी बताया, तो आप इन तमाम एलिमेंट्स को देके कह देंगे ऑक्सीजन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन। Got it? याद रखें स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखिएगा कि ऑक्सीजन फ्लोरीन के अलावा जिस भी एलिमेंट से मिलता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होती है। ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन से जब मिलता है तब ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये बातें डिस्कस करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। डेफिनेशन पे एमसीक्यूज निकालते हैं, 4 एमसीक्यूज, उसी तरह जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में निकाले थे। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, अंडरलाइन किया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
electron affinity may be positive, may be negative, may be released negative, exothermic, may be absorbed endothermic, positive. When one electron is added into the valence shell, the result of electron affinity is always anions, negative ions बनते हैं. Okay, the valence shell of an atom, it's the atomic property. Clear हो गया. ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात की है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी may be positive, may be negative, may be endothermic, may be exothermic, but second, third and all other electron affinities are always endothermic. They are always positive. Verdict है, ये MCQs है जो मैं बोल रहा हूं. क्यों? You know, when first electron is added, मिसाल बात करते हैं ऑक्सीजन की. भाई ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसने हैप्पीली रिसीव किया, वो स्टेबल हुआ, उसने अपनी एनर्जी रिलीज की. एक्सोथर्मिक नेगेटिव -141 किलोजूल्स पर मोल. यू नो, ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. ओके, अब मैं जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूंगा, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन तो अपनी स्टेबिलिटी के पास है. हाँ, और वो तो फौरन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ऑक्टेट पूरा करेगा, उसे तो और एनर्जी रिलीज करनी चाहिए. हाँ, ये ख्याल था. लेकिन होता ये है कि जब एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पहले से यूनी नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाते हैं तो रिपल्शन होती है. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिपेल्ड बाय द यूनी नेगेटिव आयन और एनर्जी ऐड करना पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, एंडोथर्मिसिटी करनी पड़ती है. गॉट इट? So that's why second electron affinity, you know that plus 800 something, that is the second electron affinity of the oxygen, which is always positive. और इस तरह थर्ड, बिल्कुल जिस तरह हम कॉन्फ़िगरेशन में एबनॉर्मलिटी ट्रेंड पढ़े थे ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के आयनाइजेशन एनर्जी में, इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हैं. ऑर्बिटल स्टेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है. मुझे ये बताएं कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, तो हम कहेंगे ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा है, हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं. मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी है, उसमें जब हम उल्टा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है, सिस्टम में एनर्जी जाती है. ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब होने के बाद एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है, हमारे पास एनर्जी आना शुरू हो जाती है. हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इंक्रीजिंग. डन, पैटर्न वही आ गया. प्रॉब्लम यह है कि जब हम ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो 2a एलिमेंट्स हैं, वो स्टेबल हैं. अब उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमें ऐड करनी पड़ेगी एनर्जी, वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में बैठे हैं. बिल्कुल इसी तरह 5a के वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में बैठे हैं, वो रेजिस्ट करेंगे और वंस अगेन पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा, ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा. वो मैंने पॉइंट आपके लिए लिख दिए, आप व्हाइट बोर्ड पे देखें. हमारे पास ये मैंने बता दिया सारी बातें. ग्रुप 1a हैज हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन 2a. ऐसा क्यों है? और ग्रुप 4a हैज द हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन 5a. 5a की 4a से कम है और 2a की 1a से कम है. ऐसा क्यों है? अगेन द सेम रीजन, द ऑर्बिटल स्टेबिलिटी. आपने ये तमाम पैटर्न्स याद रखने हैं. एंड वंस अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज के हवाले से. माय डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज करती है, बट हैलोजेंस के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखिएगा. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर हम नॉर्मल ट्रेंड को देखें, सोचते हैं ना कि फ्लोरीन की होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की, उससे नीचे फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, लेकिन ऐसा नहीं है. माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हैलोजेंस में से क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है और फिर फ्लोरीन की है और एंड में आयोडीन की है. नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. क्लोरीन लार्जर देन bromine, that is larger than fluorine and that is larger than iodine. ऐसा क्यों है? Because fluorine has very small size and due to the electronic repulsion इसका पैटर्न डिफरेंट है. याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज की वैल्यूज में क्लोरीन की ज्यादा है, ब्रोमीन से ब्रोमीन की ज्यादा है, फ्लोरीन से फ्लोरीन की ज्यादा है, आयोडीन से. ये ट्रेंड याद रखिएगा. लिमिटेड टाइम में पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए. आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे. जी तो स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. ये एक नई प्रॉपर्टी है, वेरी सिंपल एंड वेरी माइनर थिंग. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी?
टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट और अ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, हम जानते हैं कंडक्टर होते हैं जो बिजली को कंडक्ट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाउ करते हैं। हम जानते हैं नॉन कंडक्टर्स होते हैं जो कंडक्टिविटी नहीं करते। हम जानते हैं मेटलाइज्ड सेमी कंडक्टर्स होते हैं, हाँ, जो कंडक्टिविटी करते भी या नहीं भी करते। ये हमारे पास कुछ ट्रेंड्स आते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। अब हमारे पास देखिए, मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट लिखा है और उसकी बेसिस पे एमसीक्यू कुछ स्लाइड शेयर करूंगा। हम जनरली जानते हैं कि लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं, दरमियान में सेमी मेटल्स हैं। तो हम जानते हैं ना, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो कंडक्टिविटी हमारे पास डिक्रीज होगी, नॉर्मल ट्रेंड मेटल से नॉन मेटल की तरफ, और टॉप टू बॉटम मेटालिक इलेक्ट्रो बढ़ता है। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, जनरल एमसीक्यूज तो एमडीकैट के भी मैं शेयर करूंगा। टॉप टू बॉटम मेटालिक इलेक्ट्रो बढ़ता है, ज्यादा कंडक्टिविटी हो जाएगी। ओके माय स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी की डिपेंडेंस जो मैंने लिखी है, ये 3 फैक्टर्स हैं। मेटालिक इलेक्ट्रो ठीक है, जितनी अच्छी मेटल होगी उतनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी, मानते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बड़ा जबरदस्त फैक्टर है। मैं आपसे पूछता हूं, सोडियम की कंडक्टिविटी ज्यादा है कि मैग्नीशियम की? मैग्नीशियम की ज्यादा कि एल्यूमिनियम की? आप कहेंगे भाई सोडियम अच्छी मेटल है, ओके, लेफ्ट साइड पे अच्छी मेटल्स हैं, हाँ, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, मैं मेटालिक करैक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उसकी ज्यादा होगी जिसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। किसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? एल्यूमिनियम +3 के पास। सो किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? एल्यूमिनियम +3 की। बहुत अहम एमसीक्यू। यहां पे मैंने मेटालिक कैरेक्टर की बात नहीं की, मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की है। बट डियर स्टूडेंट, ऐसा क्यों है? एल्यूमिनियम हालांकि इतनी अच्छी मेटल नहीं है जितनी अल्कली मेटल्स हैं, जितनी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इसकी कंडक्टिविटी क्यों ज्यादा है? तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा, इसका साइज स्मॉलर है, साइज न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी है, रेजिस्टेंस कम है। मेरे वर्ड सुने, यही तो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं जब बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हालांकि उनका मेटालिक कैरेक्टर कंपैरेटिव टू द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल बिल्कुल कम है, लेकिन कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। हम कहते हैं ना, सिल्वर की कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है, उसके बाद हमारे पास कॉपर होता है, उसके बाद हमारे पास गोल्ड आता है, उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम आता है। मैं किसकी बेसिस पे बात कर रहा हूं? हमारे पास साइज और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से, जब हमने ओहम्स में कैलकुलेट की हुई है ना कंडक्टिविटी, रिसर्च कंडक्टेंस का टेबल हमें बताता है, कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, दूसरा में मूवमेंट की फिजिबिलिटी हो। जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि सिल्वर +1 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गोल्ड ऑरम +3 ये तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि गोल्ड की कंडक्टिविटी सिल्वर से कम है, हालांकि गोल्ड 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है? द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड का साइज बहुत ही स्मॉल है और उसकी जो ज्योमेट्री है वो आइंस आपस में कॉम्पैक्ट है, और सिल्वर का साइज 11 टाइम लार्जर है गोल्ड से। तो क्या हुआ ये कि बेशक एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो फ्रीली मूव करेगा, टेंपरेचर बढ़ता भी है तो रेजिस्टेंस का सीन आता है। और कॉपर में, कॉपर की कंडक्टिविटी सिल्वर से बढ़ क्यों जाती है? सर इसलिए बढ़ जाती है, मीन टू से, मतलब टाइम के साथ, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, रेजोनेंस आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास अगर हिंड्रेंस हो भी तो इश्यू नहीं आता। बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है, लेकिन आपने अपने लेवल पे यही बात याद रखनी है जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पैकिंग ऑफ आयंस, ये तीनों फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है। मैं एक एमसीक्यू आपसे सामने रखा है इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर? मैंने बोल भी दिया, मैंने ऑर्डर भी लिख दिया, सोडियम है, एल्यूमिनियम +3 है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो भाई मैंने यहाँ पे आपको दोनों ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री को भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैंने आंसर किया सिल्वर को। और ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने रिवाइज किया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप फोकस करें, पढ़ें, आपके काम आएगा। अगर तो सिंपल क्वेश्चन करता है ना कि 1A की ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, 2A की तो 3A की, तो आप कहेंगे 3A में जो सेमी मेटल एल्यूमिनियम है ना, सेमी मेटल नहीं है तो मेटल, लेकिन चूंकि इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है इसलिए इसको केमिस्ट्री में कभी इस पैटर्न में भी देखा जाता है, वो अलग बात अभी हम करते हैं। तो ये आप अपने सामने रखिएगा, सिल्वर की कंडक्टिविटी ज्यादा है, और 1A 2A 3A में जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। इंपॉर्टेंट फैक्टर नेक्स्ट है द एमसीक्यू, द कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग। ये मैंने एलोट्रोपिक फॉर्म्स लिखी हैं,
कार्बन की। कोल कंडक्टर नहीं होता, क्यों? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। डायमंड में भी यही सीन है, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्यूबिकल शेप होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना होता है टेट्राहेड्रल नेटवर्क कोवलेंट बॉन्डेड का। ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, लेयर्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट में मूव करता है और कंडक्टिविटी करता है। सो ग्रेफाइट इज माय आंसर। बाकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के हवाले से मैं कुछ स्लाइड्स आपको दिखाता हूं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, एक स्लाइड आप सामने देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के हवाले से, उसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के हवाले से मैंने जो बातें की अभी आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखी हुई हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कंडक्टिविटी। बाकी सिंपल कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, वो जो मैंने बोला है पॉइंट्स की फॉर्म में, वो भी आप सामने पढ़ सकते हैं, स्लाइड में आपके सामने मेंशन है, वेरी सिंपल एंड क्लियर। और जो नेक्स्ट स्लाइड अभी आप देख रहे हैं, इसमें मेटल्स, मेटलाइड्स, नॉन मेटल्स की डिस्क्रिप्शन दी गई है। वो तमाम बातें जो कि आपकी बुक में है उनको हाईलाइट की है, इस स्लाइड में वर्किंग की है फॉर यू पीपल, ताकि आप इस लिटरेचर को नोट डाउन करें और वही बातें जो मैंने बोलनी है आप यहां से देख के कॉपी करके भी मेमोराइज कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों के साथ ये टेप नेक्स्ट स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, ये तमाम डाटा रिगार्डिंग मेटल्स, रिगार्डिंग नॉन मेटल्स कंपेयर किया गया है। तो ये सारी बातें आपके सामने प्लेस की गई है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। वेल स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? अ पेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक एटम के ऊपर मॉलिक्यूल के अंदर जो जाहिरी तौर पे चार्ज आता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। याद है ना, आपको बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने जिस भी यूनिट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी होती है एलिमेंट की, उसको एक्स कहते हैं, और बाकी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट की कुछ प्रॉपर्टी सुन लें। ये वेरिएबल होती है, ये फ्रैक्शंस में हो सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो चार्ज का ताल्लुक होता है वो पार्टनर एटम से होता है। सुन रहे हैं ना? कार्बन की बात करूं तो CH4, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो +4। अगर मैं कार्बन की CCl4 में बात करूं, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो लेट्स सपोज CH4 में कार्बन पे -4 चार्ज होगा और CCl4 में कार्बन पे +4 चार्ज होगा। करेक्शन है, नोट कर लें। CH4 में कार्बन पे -4 चार्ज होगा और CCl4 में कार्बन पे +4 चार्ज होगा। पार्टनर एटम डिसाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल होती है, फ्रैक्शंस में हो सकती है। हम जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्साइड में -2, ऑक्सीजन की पर ऑक्साइड में -1, ऑक्सीजन के सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है, तो ये वेरिएबल होती है। इससे रिलेटेड जो एलिमेंटल प्रॉपर्टी में हमसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे ना इस टॉपिक में, वो क्या कहेगा कि हमारे पास जी नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? तो आप कहेंगे भाई जिस ग्रुप में कोई एलिमेंट पाया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जिस ग्रुप में जो एलिमेंट पाया जाए वो जो ग्रुप नंबर होता है वो उस एलिमेंट की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्लियर हो गया? मैं मिसाल के तौर पे कहूं कि फ्लोरीन स्पेशल केस है, इसके ऊपर बात करता हूं। क्लोरीन, ब्रोमीन मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं? तो आप कहेंगे +-7। अच्छा, फ्लोरीन की बड़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। फ्लोरीन टॉप का एलिमेंट है, ग्रुप 7A में पाया जाता है। ये दुनिया में पीरियोडिक टेबल में वाहिद एलिमेंट है स्टूडेंट्स जिसकी सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और वो -1 होती है। MDCAT स्टूडेंट्स, दिस इज एंट्रेंस टेस्ट, दिस इज स्मार्ट वर्किंग। मैंने कहा एक +-1 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, एक +1 एक -1। अगर मैंने कहा कि फ्लोरीन की सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज -1। क्यों? ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं है, और -1 इसलिए कि इसके पास d सब शेल नहीं है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन बनाएगा और आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। इसी तरह आप जब मूव करते हैं नोबल गैसेस, ज़ीनॉन, सर वो तो इनर्ट होती हैं, वो तो नोबल होती हैं, उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्या वो भी कंपाउंड्स बनाती हैं? बिल्कुल बनाती हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए हैं, ज़ीनॉन के कंपाउंड्स पढ़ के आए हैं। हम पढ़ चुके हैं कि फ्लोरीन इज द ओनली एलिमेंट विच कैन डायरेक्टली रिएक्ट विद द नोबल गैसेस। हाँ, ज़ीनॉन फ्लोराइड्स बनते हैं, ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स बनते हैं, ज़ीनॉन के ऑक्साइड्स बनते हैं,
और +-2 +-4 6 +-8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो होती है ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड में। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू कैन मेमोराइज। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से बात की गई थी। अच्छा, यहाँ पे अगर MDCAT में क्वेश्चन करे कि लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है डिक्रीज, तो कहेंगे वेरी सिंपल, लेफ्ट टू राइट ग्रुप नंबर इंक्रीज करता है, पॉसिबिलिटी ऑफ द वेरी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो ज्यादा होती है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से MCQs आपसे पूछे जाएंगे, आपने ध्यान में रखना है और आंसर्स करने हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से एक और बेहतरीन क्वेश्चन MDCAT का, oxidation state is directly proportional to the acidic strength. Oxidation state is directly proportional to the covalent character. मेरा वर्ड नोट कर लें, मैं कहता हूं PbCl2 ज्यादा कोवेलेंट है कि PbCl4। प्लम्बस क्लोराइड ज्यादा आयोनिक है कि प्लम्बिक क्लोराइड। तो आप कहेंगे प्लम्बस क्लोराइड PbCl2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ज्यादा आयोनिक है। Pb+4 में जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, इसी सवाल को मैं MDCAT में दूसरे पैटर्न में पूछता हूं कि PbCl2 ज्यादा एसिडिक है कि PbCl4 ज्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। आप कहेंगे PbCl4 इज मोर कोवेलेंट एंड मोर एसिडिक क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपके सामने एक्सप्लेन किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और देखते हैं वहां पे क्या है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन एनर्जी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर। व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी? सिंपल डेफिनेशन है, मैंने लिखा नहीं, आप लोग जानते हैं, मैं बोल रहा हूं। The amount of energy released or absorbed when 1 mole of a gaseous ion is completely dissolved in water to form infinitely dilute solution। एक यूनिट इस तरह पानी के साथ मिले कि अब उसके साथ और पानी का मॉलिक्यूल इंटरेक्ट ना कर सके, बस मुकम्मल तौर पे सॉल्युबल हो जाए, डाइल्यूट मोस्ट सोल्यूशन बन जाए, दैट इज द हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, अब हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज ज्यादा हो, साइज छोटा हो। गॉट इट? अब आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मैं MCQ पूछता हूं, भाई मुझे बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बेटा मुझे बताएं कि Mg+2 या Ba+2 इन दोनों में से ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है? आप कहेंगे बेरियम का साइज बड़ा है, चार्ज उस पर भी +2 है, मैग्नीशियम पे भी +2 चार्ज है, लेकिन उसका साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी मैग्नीशियम की ज्यादा है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। हमें पता होता है कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, हमें पता होता है कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, और हमारे पास चार्ज बढ़ता है। अगर चार्ज बढ़ रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है, चार्ज डेंसिटी हाई हो रही है, तो इट मींस मेरे पास उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है। हाइड्रेशन एनर्जी इज अ वेरी वैलिड कॉन्सेप्ट। एक MCQ भी मैंने आपके सामने प्लेस किया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट द हाइड्रेशन एनर्जी। वो कहते हैं लिथियम +1 की जो हाइड्रेशन एनर्जी है पोटेशियम से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, चार्ज दोनों में बराबर है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। बीटा में मैग्नीशियम और कैल्शियम बिल्कुल ठीक है, इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 की बात कर रहे हैं, वहां पे कैल्शियम +2 की, तो यहाँ पे तो साइज भी छोटा है और चार्ज भी ज्यादा है, तो मेरे पास इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। डेल्टा ऑप्शन इज रॉन्ग। क्लोराइड का साइज बड़ा है, फ्लोराइड का साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी फ्लोराइड की ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी फ्लोराइड की ज्यादा होगी। बट डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे पीरियोडिक रिलेशनशिप ऑफ कंपाउंड्स की। हमने आपके MDCAT के सिलेबस में आज के टॉपिक में बाइनरी कंपाउंड्स देखे हैं, जिसमें स्पेसिफिक एम्फसाइज किया गया है हेलाइड्स पर और ऑक्साइड्स पर। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट हैं, बड़े फाइनल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। मैं पहले बात करता हूं हेलाइड्स की। व्हाट आर हेलाइड्स? द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। हमारे पास लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करें, NaCl, MgCl2, so on, AlCl3, तमाम एलिमेंट्स हैलोजेंस के साथ मिलते हैं, CCl4, NCl3, HCl, एटसेट्रा। तो आप लोगों के पास हेलाइड्स बनते हैं। अब हेलाइड्स तो तमाम एलिमेंट्स बनाते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते, मैंने एग्जांपल दी, बन रहे हैं।
जब हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो मेटल्स होती हैं, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो हैलाइड बनेंगे वो आयोनिक हैलाइड बनेंगे। लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास आयनिक कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और जब हम एंड में आएंगे हैलोजेंस के पास तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के मिनिमम होने की वजह से कोवेलेंट हैलाइड्स बनेंगे। सो हम आयनिक हैलाइड्स, कोवेलेंट हाइड और इंटरमीडिएट हैलाइड, जिनको हम पॉलीमेरिक हैलाइड भी कहते हैं, बोलते हैं। आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने स्लाइड्स रखी हैं, वॉच ऑन द स्लाइड। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं आपके सामने हेलाइड्स के साथ एसोसिएटेड। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर यू पीपल। हेलाइड्स को वो क्लासिफाई करता है, पहले तो वो डिफाइन करता है कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन, फिर उसकी जब वो टाइप्स लिखता है, आप देख रहे हैं आयनिक हेलाइड्स, पॉलीमेरिक हेलाइड्स एंड द कोवेलेंट हेलाइड्स, जो मैंने अभी बात की। अब इनकी डिटेल पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप देख रहे हैं वो डिफाइन करता है कि आयनिक हेलाइड्स वो होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मैक्सिमम होता है। तो ये उसने ग्रेटर देन 1.7 एक्सप्लेन की। एग्जांपल्स मैंने Na मेटल Cl के साथ, इस तरह Kf मेटल नॉन मेटल का, तो हेलाइड्स हैं, एग्जांपल्स आपके सामने है। प्रॉपर्टीज उसने लिखी है, एवरी प्रॉपर्टीज इन एमसीक्यू आपने याद करना है, आपकी बुक में भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी आप स्लाइड पे देखें, दे आर इन द सॉलिड स्टेट, दे हैव हाई एमपीज एंड बीपीज, ऑफ कोर्स इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जिसकी वजह से इनका स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइट स्ट्रक्चर होता है, तो इनको मेल्ट करना, बॉयल करना मुश्किल होता है। दे आर soluble in polar solvents, of course, like dissolve, like they are highly polar, they dissolve, they are ionic in fact. They conduct electricity in the molten form. सॉलिड स्टेट में नहीं करते क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनकी क्रिस्टल होती है। तो सारे एमसीक्यूज हैं। इसके अलावा वो यहाँ पे स्लाइड में देखें, वो कह रहे हैं कंसिस्टिंग ऑफ द डिस्क्रीट आयंस, हाँ हमारे पास आयंस होते हैं, अलहदा यूनिट आयंस होते हैं। फिर पॉलीमेरिक हैलाइड्स की बात करते हैं, the less electropositive elements such as beryllium, gallium, aluminium, very interesting aluminium. But dear students, aluminium के हैलाइड्स के वाले से बड़ा पॉपुलर एमसीक्यू अगर आप देखें तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। आप ये देखें, which one of the following is covalent halide? एल्यूमिनियम फ्लोराइड आयोनिक हैलाइड होते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड पार्शली आयोनिक, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पार्शली आयोनिक या पार्शली कोवेलेंट, और ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होता है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो रहा है जिसकी वजह से आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। तो ये पॉलीमेरिक हैलाइड्स की जो प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स है मैंने आपके सामने जस्टिफाई की है। नेक्स्ट है जी कोवेलेंट हैलाइड्स, एग्जांपल्स आपके सामने है। दिस इज अ स्लाइड फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन लर्न। कहते हैं ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाता है जिसकी वजह से कैरेक्टर कोवेलेंट होता जाता है और हैलाइड्स कोवेलेंट होते जाते हैं। आगे उससे उसकी प्रॉपर्टी लिख दी है। दे आर प्रेजेंट इन द गैसियस लिक्विड द सॉलिड स्टेट, हम जानते हैं HCl गैस है, गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। दे आर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है? साइज का, साइज की वजह से पोलराइजेशन का, पोलराइजेशन की वजह से इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस डायपोल का, मतलब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का वेंडर। और इसके अलावा डायपोल डायपोल फोर्सेस का, HCl में डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं। ठीक हो गया ना? तो ये सारे फैक्टर आएंगे। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस की 3 टाइप्स होते हैं, यू नो। हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्स जिन्हें कीसम फोर्स कहते हैं, हमारे पास नॉन पोलर और एक पोलर के दरमियान हम कहते हैं डिबाय फोर्स, और 2 नॉन पोलर के दरमियान हमारे पास होती हैं। लेकिन यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, यहाँ पे डिबाय फोर्स और डायपोल डायपोल फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। इसकी करेक्शन भी कर लीजिएगा, आप अपने ज़हन में रखिएगा। ठीक है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, दैट इज व्हाई दे हैव द मेल्टिंग पॉइंट्स लो। सारी बात है, इंटरमोलेकुलर फोर्स जो वैन डर वाल्स फोर्स है वीक होती है तो लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने हैलाइड्स की एक्सप्लेन की गई है, वर्थ इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं ऑक्साइड्स की। व्हाट आर ऑक्साइड्स? द बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं उनको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि मेटल्स के ऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस बनती हैं। अच्छा, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मेटल से सेमी मेटल, सेमी मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स यू नो व्हाट आर दे? वो एसिड के साथ बेस, बेस के साथ एसिड बन जाते हैं, डुअल नेचर शो करते हैं। और आगे राइट साइड पे जब चलते हैं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड आते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। जब इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड जनरेट होते हैं, SO2 पानी में डिसॉल्व करें, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, SO3 सल्फ्यूरिक एसिड और SO2 सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हम मेटल्स की बात करें, CaO पानी में डिसॉल्व करें,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। और दरमियान अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें, ग्रुप 2A में अल्काइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम वाहिद है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। तो आपकी बुक में जो टेबल बने हुए आपने इसको याद करना है। अभी आप एक स्लाइड देखें, तमाम डाटा मैंने जो बोला आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले ऑक्साइड को डिफाइन किया। इस स्लाइड में मैंने द जेन्युइन स्लाइड मेड फॉर यू पीपल, ताकि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन करें। जो मैंने वर्ड्स बोले इसमें आपको मिल जाएंगे, आपकी बुक में भी हैं। फिर उसको क्लासिफाई किया हमने, आयोनिक ऑक्साइड्स, कोवेलेंट ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। वेल, इसका ज्यादा खूबसूरत वर्ड है बेसिक ऑक्साइड्स। आयोनिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, कोवेलेंट ऑक्साइड्स आर एसिडिक और पार्शियली आयोनिक आर एम्फोटेरिक। गॉट इट? तो ये आपके सामने प्रॉपर्टीज लिखे और नीचे वो डिटेल भी लिख दी है कि कौन कौन से एलिमेंट क्या क्या बनाते हैं। तो ये आप यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है आपके सामने। इसमें हमारे पास आयोनिक ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड, हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड और हमारे पास कोवेलेंट ऑक्साइड यानी एसिडिक ऑक्साइड की बात की जा रही है, इनकी प्रॉपर्टीज लिखी हैं। आज के इस लेक्चर में कोशिश की गई कि इस लिमिटेड टाइम में आपको तमाम डाटा विद मैक्सिमम एमडीकैट एग्जांपल्स शेयर किया जाए, ताकि आप इसको गौर से सुने, नोट डाउन करें, रिवाइज करें, तैयारी करें और आपका टेस्ट बेहतरीन हो। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप तैयारी करेंगे और आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।